नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में नगर पालिका चेयरमैन नगर की खूबसूरती और तरक्की के लिए 4 चांद लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेरने का काम करते हैं, जिससे नगर पालिका परिषद को बदनामी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि नगर पालिका कई कार्यों को पूरा करने के अंजाम में जुटी हुई है। उसी क्रम में मुंशीपुरा के सेल्टेक्स रोड की सड़क, जो कि सीधे स्वास्थ्य हॉस्पिटल होते हुए आरटीओ को चली जाती है, वहीं बीच में नाली का कार्य चल रहा है। उस कार्य को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली निर्माण में पूरे तरीके से घोटाला किया जा रहा है। निर्माण में उसी नाले से निकले पुराने ईंटों को लगाकर बनाया जा रहा है और जो नई ईंटें हैं वो सेमा ईंट हैं, यानी थर्ड क्वालिटी की हैं। के लिए जो देखिए सबसे जो है नया ईंट का लिए हम लोग बार बार उनसे प्रेशर डाल रहे हैं कि नया ईंटा लगाइए आप जो है नाली में, लेकिन वो नए ईंटे का निर्माण नहीं कर रहे हैं। टोटली जो है पुराने ईंटे का निर्माण कर रहे हैं, पुराना ईंटा डाल रहे हैं नाली में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जब बन रहा है तो अच्छी तरीके से बने, या तो फिर बनबे मत करे, छोड़ दें उसी तरह। पहले भी गंदगी थी, अब भी गंदगी रहे। वार्ड नंबर 11 में इतने लोग हैं, फिर भी नाली आपका गड़बड़ बन रहा है, लेकिन आप लोग 3 लोग खड़े हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि अभी फिलहाल कोई समय नहीं ना है, दोपहर का समय, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। सभासद आपका क्या कर रहे हैं? खुशहाल सिंह हैं। सभा एक दिन भी इसके वो भी आए थे, इसमें जो है बोले थे उनसे ठेकेदार से संज्ञान में है सभासद के, ये आप लोगों ने डाला था। अब देखिए ये चीज़ जो है सभासद के संज्ञान में क्यों नहीं होगा, जब उन्हीं के जरिए उन्हीं के वार्ड में काम हो रहा है तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं होगा। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इस बात की पुष्टि के लिए हमारी टीम ने सर्वे की और उस वार्ड मेंबर से बात की तो उन्होंने कहा, नहीं, मानक के रूप से ही काम हो रहा है। जो भी काम हो रहा है मानक के रूप से हो रहा है। कोई भी मानक के रूप से काम नहीं हो रहा, जो भी काम हो रहा है मानक के रूप से ही हो रहा है। नहीं, वहाँ पे नाले के अंदर पुरानी ईंट लगाकर जोड़ा जा रहा है, तो क्या पुरानी ईंट लगाने का कुछ नाला है? तो आरसीसी है, 100 मीटर से 120 मीटर तक आरसीसी है। 30 मीटर है जो नाली बनी है। हाँ, जो नाली बनी है उसमें मतलब पुराने ईंटें लगे हैं? नहीं, जो भी नाली बना उसमें टोटल नए ईंटे का प्रयोग हुआ है। नए ईंटे का प्रयोग हुआ है। नए ईंटें का, लेकिन जो आपको तस्वीरें नज़र आएंगी उसमें पुराना ईंटा आपको नज़र आ जाएगा। अब उसमें मैं देखा नहीं हूँ, आप दिखा देंगे तो बेहतर रहेगा जी। तो अगर मान लीजिए कि इस तरीके का काम होता है पुराना ईंटा लगा के, तो आप नगर पालिका के चेयरमैन या ईओ से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे संदेश देना चाहूँगा कि हो रहा है जो गलत हो रहा है। सरकार के जो पैसा और उसे दुरुपयोग ना हो। कौन ठेकेदार हैं? उनके ठेकेदार हैं, कोई आलोक सिंह नाम के आदमी को काम करा रहे हैं। अच्छा। मोदी नगर में एसडीएम के पद पर तैनात आईएएस सौम्या पांडे ने कोरोना काल में एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस कोविड-19 महामारी के भयानक दौर में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए महज 22 दिन बाद ही कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार संभाल लिया। अपनी देखरेख के साथ साथ बिटिया की भी पूरी तरह देखरेख करते हुए अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रही हैं। मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली सौम्या पांडे 2017 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। फिलहाल गाजियाबाद में मोदी नगर में एसडीएम के पद पर तैनात हैं। सौम्या पांडे ने नियुक्ति के बाद से ही इस कोरोना काल में भी बखूबी अपने कर्तव्य को निभाया। उन्होंने इसी दौरान एक बिटिया को जन्म दिया। सौम्या ने बिटिया को जन्म देने के बाद सिर्फ 22 दिन का अवकाश लिया और फिर से अपना कार्यभार संभाल लिया। आईएएस सौम्या पांडे ने बताया कि जिस पद पर उन्हें रखा गया है उसके साथ इंसाफ करना उनकी जिम्मेदारी है। कोरोना के दौरान भी वह कई अस्पतालों की मॉनिटरिंग कर चुकी हैं। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए वह अपने साथ साथ बच्ची का भी विशेष ध्यान रखती हैं। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के दौरान से ही अभी तक गाजियाबाद जिला प्रशासन का उन्हें बड़ा सहयोग मिला है और सभी अधीनस्थ कर्मचारियों ने भी उनका भरपूर साथ दिया है। समय पर सभी काम पूरे किए हैं। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने उनका एक परिवार की तरह साथ दिया है, इसलिए अब उनका कर्तव्य बनता है कि वह मां के धर्म को निभाते हुए अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं।
उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कई अहम कदमों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल एलटीसी के बदले कैश वाउचर दिए जाएंगे। साथ ही त्योहारों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए एडवांस देने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का विशेष लोन भी दिया जाएगा। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक मुश्त उपाय के तहत 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त एडवांस देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 7वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार के लिए एडवांस देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, जिसे इस साल एक बार के उपाय के तौर पर लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाना है। So in the 7th Pay Commission, there was no provision for festival advance. We are reviving it. We are reviving it just this one time. And this time we are giving 10,000 rupees for all central government employees, irrespective of their position, rank, gazetted, non-gazetted, it doesn't matter. 10,000 rupees. And this will be given as a prepaid RuPay card. So a prepaid RuPay card will be given to them. It's an interest-free advance. You will be able to use it for any festival up to 31st March 2021. वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल एलटीसी के बदले कैश वाउचर दिए जाएंगे। 4 साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी जगह की यात्रा के लिए एलटीसी देती है। इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह जिले की यात्रा के लिए भी दिया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एलटीसी के बदले मिले कैश वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे नॉन फूड सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिन पर 12% या उससे अधिक जीएसटी लगता हो। They could spend that money in buying something of their choice. So the amount which is given to them as per their government rules, their rank, their position, their whatever, is now brought to 3 different slabs. And they are flat rate slabs, which is equivalent to the travel ticket, the round ticket that they would get. And that, which will continue to be tax-free, will have to be spent on items which have 12% or more GST tax levied on them. You will spend them only in a digital mode, no cash transactions, and you will spend them only on GST registered places which sell such goods or provide such service. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बिना ब्याज विशेष लोन दिया जाएगा। राज्य किसी नई या पुरानी परियोजना पर इसे खर्च कर सकते हैं। इसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। The Northeast states alone will get 1,600 crores, which means the 8 Northeast states will get 200 crores each for the next 50 years without interest. And Uttarakhand and Himachal will get 450 crore each for the next 50 years without interest. That's part 1, totaling 2,500 crores. Part 2 of this 12,000 crore that we are announcing will relate to all other states which are not covered in the part 1, which is the 8 northeastern states and 2 Uttarakhand and Himachal. So the rest of them are getting covered in this. This has a total of 7,500 crores, which will be divided in proportion to the share that they have as per the Finance Commission's devolution. एलटीसी और त्योहारों के लिए एडवांस से 36,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी। राज्यों को अतिरिक्त पूंजीगत व्यय से 37,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग पैदा होगी। इस तरह कुल 73,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग पैदा होगी। ये राशि 31 मार्च 2021 से पहले खर्च की जाएगी। हाथरस कांड में सीबीआई की टीम मंगलवार को पीड़िता के गांव पहुंचकर मौका मुआयना करेगी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी मामले की छानबीन के लिए यहां एक अस्थायी कार्यालय भी बना सकती है।
सीबीआई टीम के आने से पहले हाथरस पुलिस ने घटना स्थल को अपने घेरे में ले लिया है। मौके पर कई पुलिस वाले मौजूद हैं। आम लोगों को घटना स्थल पर नहीं जाने दिया जा रहा है। बता दें कि सीबीआई की टीम मौका वारदात पर पहुंचकर फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। इससे पहले हाथरस केस मामले में पीड़ित परिवार के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष पेश होकर सोमवार देर रात वापस घर लौट गए। परिवार के लोग पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच वापस हाथरस लौटे हैं। वहीं घर लौटने के बाद पीड़ित परिवार ने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वह अपनी बेटी की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अदालत के सामने इस मुद्दे को उठाया है कि मेरी बेटी के शव को बिना हमसे इजाज़त लिए ही जला दिया गया। वही बताइए अपनी जो समस्या हथिकाई जो कि क्या कहते बेटी के जो क्या कहते सबको नहीं देखने दे, जो अपनी जितनी पूरी बात है वो हमने बताई उच्च न्यायालय, और वो बताया कि क्या कहते हमें अपनी बेटी का सब नहीं देखने दे, और क्या कहते हैं तो डीएम साहब भी क्या कहते बोल रहे कि ये तो मंजूरी कर रही थी इन लोगों से बातचीत करके, और तो अभी नहीं करेंगे, जब हमें न्याय मिल जाएगा वो उसके बाद में देखेंगे। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में हाथरस मामले को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में हाथरस केस के पीड़ित परिवार के लोगों के साथ अधिकारियों ने भी अपना पक्ष रखा। कोर्ट में पीड़ित परिवार ने देर रात में अंतिम संस्कार पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि उन्हें नहीं पता किसका अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा के मुताबिक परिवार ने कोर्ट से मांग की है कि सीबीआई की रिपोर्ट को गोपनीय रखी जाए, केस को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफ़र किया जाए और जब तक मामला पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। देखिए, पीड़ित परिवार ने अपनी बात रखी और पीड़ित परिवार की जो मांगे थी, जैसे हम सभी लोगों ने देखा कि जो एसआईटी जांच कर रही है उस जांच की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक में आ रही हैं बाहर, तो ये इसको गोपनीय रखा जाए, ये हमारी प्रेयर थी, तो कोर्ट ने इसको कंसीडर कर लिया है। दूसरा है कि केस को ट्रांसफर किया जाए, तो कोर्ट का कहना है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देन आफ्टर तो मेरा भी वही रिक्वेस्ट था कि ट्रायल जो है वो यूपी के बाहर हो, या तो दिल्ली या मुंबई में, अकॉर्डिंग टू पीड़ित जो भी परिवार है उसके तरफ से। तीसरा है जो सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी आज तो स्टेट कर रहा है, कल उनका क्या होगा, तो उनको तब तक एटलीस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जब तक ये जो केस है पूरा फाइनल ना हो जाए, अपील तक, नॉट ओनली ट्रायल, अपील तक, हाई कोर्ट में भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अगर इसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है तब तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी जाएगा। निर्भया केस में आपने देखा कि ये प्रोसीजर जो है बहुत ही लंबा चलता है, तो तब तक इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। हरिद्वार में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को उनके कारोबारी स्थान से हटाए जाने के विरोध में लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में तुलसी चौक से नगर निगम कार्यालय तक पंचपुरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने जुलूस निकालते हुए नारेबाजी की, साथ ही नगर आयुक्त के कार्यालय का घेराव किया। व्यापारियों ने कहा कि नगर निगम प्रशासन की लापरवाही की वजह से रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को सिंचाई विभाग द्वारा उनके कारोबारी स्थान से हटाया जा रहा है, जबकि पूर्व में फेरी समिति की बैठकों में निर्णय लिए गए थे कि 2 सप्ताह के भीतर रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, नगरीय फेरी नीति नियमावली के अनुसार वेंडिंग जोन के रूप में स्वरोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा फुटपाथ के रेहड़ी पटरी वालों को उनके स्थानों से हटाया जाना राज्य फेरी नीति नियमावली का उल्लंघन है। का विषय है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूरे भारतवर्ष में तेजी से चल रही है। एक तरफ तो भारत सरकार, केंद्र सरकार जो है 10,000 रुपये का अनुदान और कर्ज के रूप में अनुदान राशि देने की बात कर रही है और लगातार उसके प्रयास कर रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, शहरों के अंदर आकर्षित किया जा रहा है रेहड़ी पटरी वालों को भी 10,000 का लोन, और दूसरी तरफ जो उनका कारोबारी स्थल है वो उनसे छीना जा रहा है। वो दोहरा मानक तो नहीं चल पाएगा ना। वो कह रहे हैं कि 10,000 नहीं चाहिए हमें तो कारोबार जो हम कर रहे हैं वो कारोबारी स्थान ही दे दो। कुंभ मेले का काम हो रहा है, कुंभ मेले का आप करें, विकास करें।
कुंभ मेले के काम पहले भी हो सकते थे, अब भी होंगे, चलो वो अलग विषय है, उस विषय में भी हम जाएंगे, मेलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि फेरी नीति नियमावली राज्य के अंदर है, कानून है। जब तक आप रेडी पटरी वाले को कोई विकल्प नहीं दे दोगे, जब तक उसको विकल्प नहीं दे दोगे, जब तक उसको उसके स्थान से नहीं हटा सकते। आप भारत सरकार के कानून का जो है मजाक बना रहे हैं, राज्य सरकार के कानून का मजाक बना रहे हैं। आप जो प्रधानमंत्री संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। टीडीसी की बैठकों का दौर काफ़ी टाइम से चल रहा था। कुछ वेंडिंग जोन्स का एक इसमें प्रस्ताव गया है मेरी तरफ से। तो वेंडिंग जोन अभी हमने 3 जगह 22 तारीख को फाइनल हुए थे वेंडिंग जोन के हम बनाएंगे। अब 3 में से फिलहाल पायलट बेसिस पे एक हमारा इधर है ललतारा पुल के पास में जो रेडी पटरी वाले रहते हैं, वहाँ पर हम एक वेंडिंग जोन बनाएंगे। तो हमारा पूरा टारगेट है कि कुंभ से पहले बनाना है। तो वो एक उनका एक स्पेसिफिक स्थान होगा, वहाँ पे स्पेसिफिक, वहाँ पे ना कोई किसी से, जैसे जो इन लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, अतिक्रमण, इनको कोई भी हटा दिया जाता है, कभी कोई इलीगल इनसे उगाही करता है, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। तो एक प्रॉपर एक फॉर्मेटेड जो रूप में उनका वो वेंडिंग जोन बनाएंगे। फिरोजाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब शिकोहाबाद एटा रोड पर एक सब्जी की दुकान में ट्रक घुस गया। टक्कर से घायल हुए सब्जी विक्रेता को शिकोहाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एटा रोड पर गांव मोहिनीपुर के पास सड़क पर ही कुछ दुकानें सब्जी की लगती हैं। सुबह भी कुछ दुकानदार फड़ लगाकर सब्जी बेच रहे थे कि जसराना से शिकोहाबाद की ओर आ रहे ट्रक ने 2 सब्जी विक्रेताओं को रौंद दिया। अचानक हुई इस घटना में सब्जी खरीद रही एक महिला भी घायल हो गई। राहगीरों ने घायलों को तत्काल शिकोहाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उधर ग्रामीणों ने ट्रक की हवा निकाल दी और सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि जिस ट्रक से ये घटना हुई है उस ट्रक पर नंबर प्लेट तो लगी थी, लेकिन नंबर नहीं लिखा था। ऐसा एक ट्रक नहीं है, बल्कि बालू का काम करने वाले सभी ट्रकों से नंबर गायब होते हैं, लेकिन पुलिस का इस ओर कोई ध्यान नहीं जाता। ये घटना मैं सब्जी तुरवा के यहाँ पर मैं चला गया था धान काटने पीछे, और जब से आया ट्रक, देखो वो वहाँ से ब्रेक खिंचते हुए एक्सीडेंट मार गया और 2 लोग हैं घायल बहुत बुरी से भर्ती हैं। हाँ, खून चल रहा है मुँह से और नाक से, एक के 2 हॉस्पिटल भर्ती हैं फिरोजाबाद। आज सुबह एक ट्रक से सब्जी के 2 लोग, एक अजय है और एक महिला है, इनको मतलब ट्रक से टक्कर लग गई और ये गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इनकी भी तहरीर का इंतजार है, तहरीर आएगी उसके अनुसार कार्रवाई। सोमवार को हाथरस कांड की पीड़िता का परिवार हाईकोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचा और अब मंगलवार को सीबीआई की टीम मामले की जांच करने के लिए हाथरस पहुंच चुकी है। पीड़िता के गांव पहुंची सीबीआई की टीम ने अपना अस्थायी कार्यालय भी बना लिया है और घटना स्थल से करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया को सील करके जांच का काम शुरू हो गया है। इस दौरान पुलिस वालों का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है और आम लोगों को घटना स्थल के आसपास आने की इजाज़त नहीं है। यूपी पुलिस की जांच से परिवार वालों के संतुष्ट नहीं होने के बाद योगी सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की थी। वहीं पेशी से घर लौटने के बाद पीड़ित परिवार ने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वह अपनी बेटी की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। परिवार लगातार इस बात की भी मांग कर रहा है कि केस को यूपी से बाहर किसी राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सीबीआई की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना करेगी और अपने तरीके से पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेगी। जांच से पहले सीबीआई ने पुलिस से घटना से संबंधित सभी सबूत अपने हाथ में भी ले लिए हैं। उधर गांव में सीबीआई की टीम पहुंचते ही चहल पहल बढ़ गई है। सीबीआई के साथ मौजूद फॉरेंसिक टीम,
सीन को रिक्रिएट करके देखेगी। इसके लिए उन्होंने पीड़िता के भाई से भी मदद ली है। हाथरस के पूरे केस में परिवार को प्रशासन से शिकायत है कि उन्होंने बेटी का अंतिम संस्कार आनन फानन में किया और उन्हें अपनी बेटी का मुंह भी देखने नहीं दिया। वहीं हाईकोर्ट में हाथरस के डीएम ने कहा था कि पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार का फैसला स्थानीय प्रशासन का था। ऊपर से रात में अंतिम संस्कार को लेकर कोई निर्देश नहीं था। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते रात में अंतिम संस्कार का फैसला लिया गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मामूली सड़क हादसे के बाद एक ऑटो चालक की सरेआम बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये घटना आधार ताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत शोभापुर की है। वीडियो में आरोपी अभिषेक दुबे और चंदन सिंह ऑटो रिक्शा चालक अजीत विश्वकर्मा की कथित रूप से पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस अधीक्षक जैन ने बताया कि इन दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्हें पकड़ने के लिए तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा चालक विश्वकर्मा ने शहर के आधार ताल पुलिस थाना इलाके में एक स्कूटी को टक्कर मार दी थी। स्कूटी पर 2 महिलाएं सवार थीं, जिन्हें इस हादसे में कुछ चोटें आ गई थीं। जैन ने बताया कि हादसे के बाद इन महिलाओं के परिचित घटना स्थल पर आए और वाहन से उतरने के बाद ऑटो रिक्शा चालक को अपशब्द कहते हुए बुरी तरह से उसकी पिटाई कर दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने ऑटो रिक्शा में रखी लोहे की रॉड उठाकर चालक के सर में मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। जैन ने बताया कि स्कूटी चालक की शिकायत पर ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ भी तेज गति से वाहन चलाने के लिए मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई कर दी है, कल ही केस रजिस्टर्ड हो गया था, 2 लोग गिरफ्तार हो गए। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ न तो तालिबानी संस्कृति चलेगी न पठानी ब्याज चलेगा। यहाँ कानून का राज चलेगा। यूपी में भले ही शासन प्रशासन महिलाओं पर होने वाले अपराध कम होने का दावा करे, पर यहाँ हर रोज ऐसी जघन्य वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामला गोंडा जिले का है, जहाँ पर सोमवार रात 3 बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया। हमले में झुलसी बहनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के पस्का गांव में सोमवार रात एक परिवार की 3 बेटियां छत पर सो रही थी। तभी एक युवक छत पर चढ़ाया और बड़ी बेटी पर तेजाब फेंक दिया, जिसकी चपेट में आने से बड़ी बेटी समेत आसपास मौजूद 2 अन्य बेटियां भी झुलस गईं। तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूछताछ कर रही है। थाना परसपुर के उप निरीक्षक राम आशीष यादव ने बताया कि 3 बेटियों पर तेजाब फेंके जाने की सूचना मिली है। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला साहब ये है कि 12 बजे तक लड़की हमारी जाएगी। उसके बाद में बात जो शादी हमने तय जहाँ पर किया था, मैं 23 तारीख को जा रहा था वहाँ पर शादी मतलब तारीख लेने के लिए। उसके बाद में ऐसे दोनों आदमी अपन बोलो बत कहीं मोबाइल से करीन। उसके बाद नींद आ गई इनको और उसी नींद आने के बाद में तेजाब उसके मुँह पर फेंक दिया गया। तब वो पापा के चिल्लाने दरवाज़ा खोले, भैया के मेरे थाना परसपुर क्षेत्र में पस्का कस्बा पड़ता है। वहाँ पे बीती रात अर्ली मॉर्निंग एक घटना हुई है। यहाँ पे एक घर में फर्स्ट फ्लोर पे सो रही 3 बच्चियों के ऊपर केमिकल से अटैक हुआ है। ये केमिकल क्या है अभी डॉक्टर्स इसकी छानबीन कर रहे हैं। जैसी जानकारी होगी आप मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे। इनका यहाँ इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तरफ से पूरी इलाज की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। एक की बर्न इंजरी जो सबसे बड़ी बच्ची है, उसकी बर्न इंजरी लगभग 30% के आसपास बताया जा रहा है। एक की 20% और एक की 5 से 7% के आसपास बताई जा रही है। इलाज चल रहा है। इनके परिजनों से बात हुई है। इनका अभी तक किसी पे शक नहीं है। इनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन किया जा सकता है। पुलिस टीम इसमें लगी है। मौके पे फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड,
सभी लोग वहाँ पे मौके पे छानबीन कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इस घटना का अनावरण करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित। छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोहन मंडावी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना को कथित रूप से बनावटी कह दिया। सांसद के बयान के बाद सत्ताधारी दल कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। राज्य के कोंडागांव जिले में सामूहिक बलात्कार के बाद युवती की आत्महत्या की घटना ने तूल पकड़ लिया है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इस घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान कांकेर के सांसद मंडावी ने हाथरस की घटना को कथित तौर पर बनावटी कह दिया। सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो के अनुसार धरना प्रदर्शन में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान मंडावी ने कहा कि इस घटना के बारे में हमें मीडिया से जानकारी मिली है। कोंडागांव जिले के साथ पूरे बस्तर में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन यह सरकार सोई हुई है। मंडावी ने कथित तौर पर कहा कि वे हाथरस की घटना में जाते हैं जहां बनावटी घटना है, लेकिन यहां के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और मुख्यमंत्री यहां की घटना के बारे में ध्यान नहीं देते। एक जिम्मेदार मंत्री से पूछा जाता है तब वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है इसलिए बड़ी घटना है, यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है इसलिए यहाँ छोटी घटना है। हाथरस की झूठी कथा करने वाले वहाँ कुछ ही प्रकार के अत्याचार नहीं हुआ है, वो बनावटी बना करके उसको अत्याचार बना के ये बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर वहाँ पहुँच रहे हैं जिनका अस्तित्व खत्म हो गया वो। तो हर 4-5 गांव में ऐसी घटना मिलेगी। अब एक यहाँ के जिम्मेदार मंत्री, उनका तो नाम लेने में मेरे शर्म लगता है। ऐसे मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हाथरस की झूठी कथा करने वाले वहां कुछ ही प्रकार के अत्याचार नहीं हुआ है, वो बनावटी बना करके उसको अत्याचार बना के ये बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर वहां पहुंच रहे हैं जिनका अस्तित्व खत्म हो गया वो। जहां कुछ नहीं वहां और हमारे बस्तर के आदिवासियों के साथ घटना घट रही है, उनको यहाँ आना चाहिए, क्यों नहीं आते, मुंह क्यों छुपाते हैं? आदिवासी के अत्याचार और विकास के लिए दम भरने वाले ये आदिवासी के हितैषी कहाँ गए? यहाँ के विधायक और यहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इतना अत्याचार हो रहा है, इनसे संभालना बड़ा मुश्किल है। इधर बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद राज्य के सत्ताधारी दल ने इसे बीजेपी की सोच बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा, सांसद मोहन मंडावी ने हाथरस की घटना को लेकर जो भी कुछ कहा है उसमें उन्होंने बीजेपी की सोच को सामने रखा है। ठाकुर ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है बीजेपी सांसद ने अपने झूठे कथनों के लिए मीडिया का सहारा लिया और कहा कि मीडिया ने हाथरस की घटना को बनावटी बताया। बीजेपी और उनके सांसद पीड़िता और पीड़ित परिवार के प्रति हमदर्दी नहीं जता सकते तो कम से कम उनके जख्मों को कुरेदना बंद करें। दुष्कर्मियों के खिलाफ बोलने में बीजेपी और उनके नेता क्यों डरते हैं? कान्हा की नगरी मथुरा में योग गुरु बाबा रामदेव हाथी पर योगाभ्यास के दौरान गिर पड़े, हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ब्रज के संत गुरु शरणानंद महाराज का आशीर्वाद लेकर उनके आश्रम में बच्चों को योग शिक्षा प्रदान की। योग शिक्षा देते हुए बाबा रामदेव ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में बचाव के लिए शरीर में अच्छी प्रतिरोधक क्षमता का होना आवश्यक है। प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे इसके लिए योगासन भी जरूरी है। वहीं गुरु शरणानंद महाराज ने कहा कि योग एक निरोगी काया की चाबी है। इस दौरान एक हाथी पर भी बाबा रामदेव ने योग के आसन किए। उनका एक वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ है जो करीब 22 सेकंड का है, जिसमें बाबा हाथी के ऊपर बैठकर योग का आसन कर रहे हैं। अचानक हाथी हिलता है और बाबा का संतुलन बिगड़ जाता है और वे हाथी से नीचे गिर जाते हैं। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है।